आपके साथ मैं हूं दीपशिखा और आप देख रहे हैं खबरें अभी तक। स्वागत करती हूं आपका हमारे खास कार्यक्रम कहानी कामयाबी की में। एक ऐसा कार्यक्रम जहां पर हमेशा हम आपको एक ऐसे शख्सियत से मिलाते हैं जो आपको आपके जीवन में कामयाब होने के लिए बहुत सारे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जरूर बताते हैं, कुछ बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण चीजें जरूर बताते हैं। वो कामयाब कैसे हुए, उनकी जिंदगी से आप क्या सीख सकते हैं, उनकी सोच से आप क्या समझ सकते हैं, यही है हमारा कार्यक्रम। और आज भी हम यहाँ पर एक ऐसे ही शख्सियत के साथ मौजूद हैं जो जाहिर तौर पर आपको अपनी जीवन की कहानी से बहुत कुछ सिखाएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मशहूर बिजनेसमैन रवि गुप्ता जी। सर, आपका स्वागत करते हैं हमारे खास कार्यक्रम में। तो सर, जैसा कि हमारे इस कार्यक्रम का नाम है कामयाबी की कहानी, सबसे पहले आपके ही शब्दों में, आपकी ही ज़बानी सुनना चाहेंगे कि आपकी कामयाबी की कहानी क्या है। अगर बात कामयाबी की हो तो मैं समझता हूँ कि सबसे पहले कामयाबी की डेफिनेशन पे ही बात कर लें कि कामयाबी असल में क्या है। मेरे ख्याल से कामयाबी बहुत हद तक एक व्यक्तिगत प्रश्न है। जहाँ तक मैं समझता हूँ, कामयाबी पैशन और अचीवमेंट, हाँ, उस अचीवमेंट में पैसा भी शामिल हो सकता है, पर वह अकेला नहीं हो सकता। आज से 120 साल पहले राइट ब्रदर्स ने हवाई जहाज को उड़ाया। इंसान को लगा कि तुझे पंख लगे, वो कामयाब हुए। मगर शायद उससे पहले जो 10, 20, 50 कोशिशें हुई, जिसमें लोग इस उम्मीद, हौसले और हिम्मत के साथ उन्होंने कोशिशें की, कामयाब नहीं हुए, कुछ उन्हें अपने प्राण गंवा दिए, मैं उनको भी कामयाब मानूंगा। दुर्भाग्य से आज हम कामयाबी को सिर्फ और सिर्फ अपने पैसे और पोजीशन के साथ जोड़ते हैं। मेरे हिसाब से कामयाबी अपने पैशन को जीने की है, कुछ नया अचीव करने को है, जिसमें हाँ, पैसा भी शामिल हो सकता है। कहते हैं बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो आपकी वो शुरुआत हम जानना चाहेंगे जहां से आपने अपना सफ़र शुरू किया और आज गगनचुंबी इमारतों तक खत्म हुआ। 1981 में 18 साल की उम्र में मैंने अपना पहला प्रोजेक्ट शुरू किया। एक व्यवसायी परिवार का हिस्सा रहा मैं, सबसे छोटा बेटा। पढ़ते पढ़ते मन में आया कि कुछ करना है। करीब 1.5 लाख रुपए उस समय के हिसाब से बड़ी रकम थी, एक प्रोजेक्ट में लगाई और वो प्रोजेक्ट एक दिन भी नहीं चला, वो पैसे ख़त्म हो गए। तो आपके सामने एक बहुत बड़ा नाकामयाब आदमी जिसने अपना पहला प्रोजेक्ट फेल कर दिया था, वो बैठा हुआ है। आप कामयाबी की बात कर रही हैं और मैं नाकामयाबी की बात करता जा रहा हूँ। तो उस समय आपको ऐसा नहीं लगा कि आपको अपना रास्ता बदल लेना चाहिए? क्योंकि अक्सर हमने देखा है लोग यही करते हैं, जहाँ पर उन्हें नाकामयाबी हासिल होती है उससे अपना वो रास्ता बदल देते हैं, दिशा बदल देते हैं, और उसके बाद शायद जितने उन्हें कामयाब होना हो उससे कम कामयाब भी होते हैं, लेकिन संतुष्ट दिखाई देते हैं। देखिए, ये बड़ा अच्छा प्रश्न है। मेरा ऐसा मानना है, उसके लिए 2 चीज़ें चाहिए कि सेल्फ मोटिवेशन, जिसमें आपको पता हो कि प्रयास अगर आप करते हो और अगर आप फेल भी होते हो तो आप मंजिल पा लोगे एक दिन, यदि आप प्रयास करते रहोगे। इसमें दूसरी बात आती है, आपके आसपास के लोग, आपका परिवार, आपके मित्रगण, आपकी सोसाइटी आपको ऐसे में सपोर्ट करती है कि नहीं करती। मेरा सौभाग्य है कि मेरा परिवार मेरे साथ खड़ा था। उसका नतीजा ये हुआ कि जब मैंने अगला प्रोजेक्ट किया, तीसरा किया, तो फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा। सर, ये सेल्फ मोटिवेशन की आपने बात की, आपको आपकी सेल्फ मोटिवेशन परिवार के साथ मिल गई, लेकिन ये सेल्फ मोटिवेशन जो शब्द है इस समय युवाओं में बेहद कम नज़र आ रहा है, और शायद यही वजह है कि लगातार जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, चाहे डिप्रेशन को लेकर, अवसाद को लेकर, उनमें युवाओं की संख्या बेहद ज़्यादा है। ऐसे युवाओं से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं युवाओं को बाद में कहूँगा। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हम लोगों का एक जिम्मेवारी बनती है कि जो युवा पीढ़ी है उसको हम गाइड करें, ट्रेन करें और मोटिवेट करें। जिस तरह से मेरे परिवार ने मुझे हैंड होल्ड करा, इसी तरीके से हमें मेंटर बनना होगा, आगे आना होगा। युवा
जो 16-17 साल की उम्र होती है उसमें आप मोल्ड कर सकते हो, 20 साल की उम्र में उसमें आप मोल्ड कर सकते हो। दुर्भाग्य से हमारे यहाँ 25 साल 30 साल की उम्र में सोचा जाता है कि अब कुछ कर लें। तो मेरा एक ही संदेश है युवाओं से, यदि आप अपने दम पे कुछ करना चाहते हो, यदि आप नौकरी ना करके कुछ व्यापार करना चाहते हो, तो यू हैव टू स्टार्ट अर्ली। बहुत जल्दी आपको ये एक भावना अपने अंदर पैदा करनी होगी कि नहीं, मैं एम्प्लॉय नहीं एम्प्लॉयर बनूंगा, मैं नौकरी मांगने वाला नहीं नौकरी देने वाला बनूंगा। और बहुत अर्ली स्टेज पे आप ये काम चालू करें। इसी के साथ जुड़ा हुआ एक और प्रश्न मेरा आपसे ये रहेगा कि आजकल के युवाओं की, क्योंकि हम बात कर रहे हैं, युवाओं को बेहद ज़रूरत है इस कार्यक्रम के ज़रिए तमाम बिंदु समझने की, क्योंकि ये कहा जाता है कि आजकल का युवा YouTube पर लग्जरी गाड़ियां कैसे चलती हैं या लग्जरी गाड़ियां कैसी दिखती हैं ये ज़रूर देखेंगे, लेकिन इन लग्जरी गाड़ियों में बैठने तक के लिए कितनी मेहनत करनी है उससे वो कतराते हैं, शॉर्टकट का रास्ता अपनाना चाहते हैं। तो क्या वो रास्ता सही होता है या आपको किसी ऐसे मोड़ पर जाकर छोड़ देता है जहां पर आपके साथ कोई भी नहीं होता? देखिए, मैंने आपको कहा कि कामयाबी की डेफिनेशन में मैंने कहा कि आप कितना आप में पैशन है और कितना आप उसको जीते हैं। तो एक युवा को सोचना होगा कि उसे लग्जरी गाड़ी में बैठना उसका पैशन है या उस गाड़ी का पार्ट बनाना उसका पैशन है, ये उसको डिसाइड करना है। यदि वो है उस गाड़ी के पार्ट बनाने की हिम्मत रखता है, सामर्थ्य रखता है और वो कोशिश करता है, तो मेरा ये मानना है कि एक दिन वो गाड़ी का ओनर भी होगा। जी, ये बहुत ही सही आपने बात कही है। और इसके अलावा आपसे ये भी हम जानना चाहेंगे, जिस तरीके से आपने बताया कि आपने शुरुआत की, क्या जब आपने शुरुआत की आपको मालूम था कि आप एक दिन इतने कामयाब हो जाएंगे, या फिर सिर्फ पैशन के चलते आप अपना काम करते गए और भगवान उसका फल देता गया? मेरे हिसाब से लाइफ एक मंजिल है, आप सीढ़ी चढ़ते रहिए, पूर्ण विराम नहीं है और आपको नंबर गेम में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। आपका हर दिन आपके लिए प्रेरणादायी होना चाहिए, हर दिन आपको नई ऊर्जा का संचार हो आप में कि और हर शाम जब आप बिस्तर में जाएं तो आपको लगे कि हाँ, आपने कुछ अचीव किया है। मुश्किलात बहुत सारी आती है, चुनौतियां बहुत सारी आती, कभी परिवार वाले पैशन को अपनाने में साथ नहीं देते, तो कभी हमारा पैशन जिसे हम मानते हैं वो हमारा असल पैशन होता ही नहीं है। हम सिर्फ शौकिया समय के चक्कर में फंसकर उन चीज़ों की गिरफ्त में आ जाते हैं। तो ऐसे में कैसे इंसान अपने पैशन को ढूंढे, कैसे अपने पैशन को पहचाने, ये बड़ा सवाल है आजकल के युवाओं के सामने। आपके सवाल के दो भाग हैं। देखिए, हमारे खाने में अगर सिर्फ मीठा होगा, सिर्फ नमकीन होगा या सिर्फ तीखा होगा तो खाना अच्छा नहीं होगा। वही बात लाइफ के साथ है। तो हमें हर तरह का टेस्ट मिलता रहेगा, ये हमें मान के चलना चाहिए। बहुत सही बात आपने कही है कि हमें ज़िंदगी में हर तरीके का जो टेस्ट है वो मिलता रहेगा जब हम ज़िंदगी को झांक कर देखेंगे, जब हम ज़िंदगी को वाकई एक मुश्किल दौर से जीना सीखेंगे। इसी के साथ एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपने बताया कि आपके परिवार का आपको बहुत ज़्यादा साथ मिला, सेल्फ मोटिवेट आपके परिवार ने आपका किया। क्या कभी ऐसा भी हुआ है जब आप अपने आप को हारा हुआ महसूस करते हो और उसके बाद आपको ये लगता हो कि शायद अब भविष्य कुछ नहीं है, लेकिन बावजूद उसके आपने अपने अंदर की चेतना को जगाया और आप आगे बढ़े? अक्सर ऐसा हुआ, मगर फिर वही बात, धुन का पक्का होना, कामयाब होना ही है, उस सोच के साथ चलना कामयाबी का राज है। आपके परिवार में आपका मार्गदर्शक कौन है? मैं छोटे बच्चे से लेके बड़े तक हर किसी को अपना मार्गदर्शक मानता हूँ। हर व्यक्ति से और हर सिचुएशन से कुछ सीखने की कोशिश करता हूँ। मेरी माँ मेरे लिए बड़ी प्रेरणादायी रही, बड़ी धार्मिक महिला थी वो, और हर कार्य के पीछे वो कहीं ना कहीं भगवान को याद करती थी और उसको कारण मानती थी हर सफलता के लिए। तो मैं भी एक मंदिर नहीं जाता हूँगा, पर एक धार्मिक व्यक्ति हूँ। मैं धार्मिक व्यक्ति हूँ लेकिन मंदिर नहीं जाता हूँ। इसके पीछे का तात्पर्य हम जानना चाहेंगे, क्योंकि आज के समाज में दिखावा बहुत ज़्यादा है और जिस तरीके से लोग धर्म को लेकर बहुत कुछ सोचते हैं, लेकिन एक कामयाब इंसान धर्म के प्रति क्या संज्ञा देता है, धार्मिक होने के प्रति क्या संज्ञा देता है जब वो खुद ये कहता है कि वो मंदिर नहीं जाता है? देखिए, सबसे पहले ये एक इतनी बड़ी दुनिया बनी है, तो मैं ऐसा मान के चलता हूँ इसके पीछे कोई ना कोई सत्ता है, एक अदृश्य शक्ति है, सत्ता है
जो चींटी में भी प्राण डालती है और उसको पूर्णतया सक्षम बनाती है। दूसरा, जो हमारा सनातन धर्म है वह पुरातन संस्कृति है और आदर और सम्मान के योग्य है। दुनिया की कोई संस्कृति हम लोगों के ज्ञान का और जो आज हम देखते हैं, चाहे वो सितारों का ज्ञान हो, ज्योतिष हो, धातु विज्ञान हो, कोई संस्कृति, कोई सभ्यता मुकाबला नहीं कर पाई। मेरा ये मानना है कि आप एक बहुत धार्मिक व्यक्ति भी हो सकते हो, चाहे आप मजबूरीवश सुबह शाम मंदिर ना जाते हो। अगर आप जाते हो तो ये बड़ी अच्छी बात है, पर आप अगर नहीं भी जाते और अगर आप मन से, दिल से उस सत्ता का सम्मान करते हो जो आपके देव हैं, तो मेरे ख्याल से वो काफ़ी है। जो कहा जाता है कि इंसान में ही भगवान है, क्या आप इस चीज़ को भी मानते हैं? मेरा ऐसा मानना है कि इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, देवता और दानव। हम देवता को इंसान मान सकते हैं, इंसान को देवता मान सकते हैं। राक्षसों से हमें सावधान रहना होगा। आज के समय में, क्योंकि एक बहुत ही सही चीज़ आपने कही है, आज के समय में आपको क्या लगता है कि जो मनुष्य है, जो युवा है, कामयाब होने के चलते जो अवसाद उनके साथ चल रहे हैं, चाहे वो आलस को लेकर हो या बाकी विसंगतियों को लेकर हो, वो कौन कौन से विसंगतियां हैं, वो कौन कौन से ऐसे दानव हैं जो हमें कामयाब होने से रोकते हैं? सबसे पहला है भ्रम। भ्रम वह स्थिति है जिसमें यह नहीं पता कि मुझे क्या करना है। दोस्त ने कह दिया, किताब में पढ़ लिया, टीवी में देख लिया। अब देखिए, मैं युवाओं से बात करता हूँ, 200 लोग खड़े हैं, कितने लोग नौकरी चाहते हैं? 198 हाथ उठ जाते हैं। कितने लोग नौकरी देना चाहते हैं? 2 हाथ नहीं उठते। सोचिए, ऐसा कौन सा समाज होगा, ऐसा कौन सा सक्षम समाज होगा जिसमें नौकरी मांगने वाले होंगे, नौकरी देने वाला नहीं होगा? तो पहला भ्रम तो ये है, सब लोग लाइन में लगे हुए हैं। दूसरा भ्रम, सभी को आईआईटी करनी है, सभी को डॉक्टर ही बनना है। समाज में 1000 अपॉर्चुनिटी है, थोड़ा सा ध्यान से ढूंढिए तो आपको मिलेगी। जी, बहुत महान पुरुष ये कहते हैं कि अपने सपने ऊंचे रखिए, लेकिन अपने आप को खुद ज़मीन से जुड़ा रखिए। इस बात का तात्पर्य भी अगर हम एक कामयाब इंसान से समझेंगे तो हो सकता है बहुत बेहतर हो खबरें अभी तक के दर्शकों के लिए। जमीन से जुड़े रहिए और अपने व्यक्तित्व को अपने पैसे के साथ, अपने गाड़ी बंगले के साथ या अपने पद के साथ एक्सचेंज ऑफर में बांट मत दीजिए। बहुत सही बात आपने यहाँ पर कही है। और आजकल हमने ये देखा है कि ये चलन बहुत बढ़ गया है। रतन टाटा जी का जिक्र यहाँ पर मैं करना चाहूँगी। भले उनकी उम्र अब काफ़ी ज़्यादा है, बावजूद इसके वो ये कहते हैं कि वो अभी भी वक्त के साथ कंपटीशन करना नहीं भूलते हैं और अभी भी वो अपने छोटे छोटे स्टार्टअप शुरू करते हैं ताकि युवा उनसे मोटिवेट हो। ऐसे में युवाओं को आप क्या सीख देना चाहेंगे, उन्हें कैसे मोटिवेटेड रहना चाहिए? जो कुछ करें सोच समझ के करें। एक बार सोच समझ लिया तो करते रहें, दिक्कतें आएंगी, कामयाबी मिलेगी। सर, अब आपके बिजनेस के बारे में हम बात करते हैं। बड़ी बड़ी इमारतें आपने बनाई, बनी बड़ी, यहाँ पर आपने जिस तरीके से एक टावर बनाने का काम आपने शुरू किया है और इसके पीछे का जो आपका विज़न है वो वाकई बेहद हैरान कर देने वाला है और आकर्षण का बिंदु भी आने वाले समय में रह सकता है। ऐसे में आपसे जानना चाहेंगे कि आपने किसी बड़ी मेट्रो सिटी को क्यों नहीं चुना, रेवाड़ी को ही क्यों चुना? देखिए, आमतौर पे ये होता है कि थोड़ी सी ग्रोथ होते ही आदमी बड़े शहर की तरफ भागता है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि बड़े शहर में अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होती है और काम करना आसान होता है। अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूँ तो जितना बड़ा काम है उसी हिसाब से बड़ा शहर चुनना ज़रूरी होता है। पर जैसा कि मैंने आपको बार बार कहा, आदमी का पैशन इम्पोर्टेंट है। शायद हमें लगा कि जिस जगह पे हमने जन्म लिया है हमारे लिए ये ज़्यादा बेहतर होगा।
जापान एक ऐसा देश है जिसने अपनी परंपराओं को नहीं भूला। जापान एक ऐसा देश है जिसने अपने तमाम उन चीज़ों को नहीं भूला जो उनकी पहचान थी। और आज जापान बड़े बड़े देशों को टक्कर दे रहा है। जब जापान पर एक बहुत बड़ा परमाणु अटैक हुआ था, उसके बावजूद जापान सबसे तेज़ रफ्तार से बढ़ा। अब ऐसे में भारत को लेकर अगर बात करें तो क्या भारत में आपको ये कमी कहीं ना कहीं दिखाई देती है? मुझे तो खूबियाँ ही खूबियाँ नज़र आती है। जी। मुझे ऐसा लगता है कि 21वीं सदी देश की है, भारत की है, और अब हम अनस्टॉपेबल होंगे, हमें कोई रोक नहीं सकता। जी। 15 अगस्त को सरकार ये कहती है कि अपने घर तिरंगा लगाएं और तिरंगे को बहुत ज़्यादा उन्होंने कहीं ना कहीं प्रमोट भी किया। आप अपनी बिल्डिंग में एक तिरंगा लगवाने जा रहे हैं, जो टावर आप बना रहे हैं, क्या संदेश उसके ज़रिए आप देंगे और क्या लोगों को अपील उसके ज़रिए आप करेंगे? देखिए, तिरंगा बहुत बड़ा उत्प्रेरक रहा है आज़ादी के दीवानों के लिए। लोग मर मिटने को तैयार थे, अपनी प्राण न्योछावर कर रहे थे, हमें आज़ादी मिली। तिरंगा राष्ट्र के सम्मान का प्रतीक है और मुझे गर्व होगा जब इस शहर की सबसे ऊंची बिल्डिंग पे सबसे ऊंचा बड़ा तिरंगा लहराएगा। ये बहुत अच्छी सोच है कि आप राष्ट्र के प्रति भी कहीं ना कहीं समर्पित यहाँ पर दिखाई देते हैं। लेकिन अगर इस समय हम बात हमारे राष्ट्र की करें, क्या आपको लगता है कि हमारे राष्ट्र को बहुत ऊंचे अभी आयाम छूने बाकी रहते हैं और कहाँ पर अगर नहीं छू पाए हैं तो कमी रह गई है? देखिए, मैं तो खूबियाँ देखता हूँ। मुझे ऐसा लगता है एक बहुत बड़ा और युवा देश, विभिन्न संस्कृतियों का, बहुत ज्ञान के साथ, नॉलेज के साथ, कुछ कर गुजरने को तैयार लोगों के साथ, जिस भी एरिया में हमने थोड़ी मेहनत से, लगन के साथ और हिम्मत के साथ काम किया, आप आईटी देख लीजिए, स्पेस साइंस देख लीजिए, हम नंबर 1 हैं या नंबर 1 बनने की कतार में हैं। कोई कारण नहीं है कि हम बाकी एरियाज़ में भी ऐसे नहीं होंगे। जी। अगर आप कोई बिजनेस करते हैं, कोई काम करते हैं, तो अक्सर काम में उतार चढ़ाव भी आते हैं और एक ऐसा बड़ा उतार चढ़ाव आया था कोरोना नाम का। कोरोना महामारी के चलते हमने देखा कि हर क्षेत्र पर प्रभाव पड़ा। ऐसे में आपसे जानना चाहेंगे कि आपके क्षेत्र में, आपके कार्य क्षेत्र में कोरोना का कितना प्रभाव पड़ा, कैसे आप उससे उभरे और कैसे आपने लोगों की मदद भी की? कोरोना ने 97% दुनिया को एक साथ प्रभावित किया। ये मानव इतिहास का पहला मौका था जहां इतनी बड़ी आबादी एक साथ इफेक्टेड हुई हो और ना केवल प्रभावित हुई हो, बल्कि ये भी नहीं पता हो कि कल क्या होना है। तो वह जो एलिमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी था और साथ में लोगों का घर में बंद होना था, उसने लगभग हर चीज़ को ठप कर दिया। ये देश, ये समाज बहुत तेज़ी से उससे उभर रहा है और मेरे हिसाब से अब कोरोना का कोई भी दुष्प्रभाव आज की तारीख में नहीं है। आपने कहा कि आप हमेशा खूबियों को देखते हैं, कोरोना काल में कुछ खूबियां भी रही? हाँ, लोगों को बहुत सारी चीज़ें पता लगी कि आपके पास 100 करोड़ रुपए हैं पर आपके पास एक ऑक्सीजन का सिलेंडर नहीं है, तो आपकी जान की कोई गारंटी नहीं है। जी। तो आपने कहा ज़मीन से जुड़ने की बात, तो आप ज़मीन से जुड़े रहिए। इसके अलावा जिस तरीके से हम इस समय देखते हैं कि ज़मीन से जुड़ने की बात तो बहुत दूर है कि लोग एक फेक सिनेरियो में भी जीते हैं, चाहे वो कामयाब हो कामयाब ना हो, लेकिन एक फेक सिनेरियो सिर्फ अपने आप की संतुष्टि के लिए उन्होंने ज़रूर अपने आसपास बनाया होता है। और ऐसा ही हम फिल्म स्टार्स की कहानियों के साथ देखते हैं, ऐसा ही हम बड़े बड़े ओहदों पर पहुँचे लोगों के साथ देखते हैं। तो कहाँ पर उसको लेकर जो चीज़ें हैं वो ख़राब होती दिखाई देती है? क्यों ये जो चीज़ें हैं पहले ज़माने के मुकाबले इस ज़माने में बहुत ज़्यादा हावी है? देखिए, जब आप अपनी जड़ों से कट जाते हो या आप ऐसा सोचने लगते हो कि कामयाबी का यही एक शॉर्टकट है, तो ऐसा होता है, पर मुझे नहीं लगता उसका कोई लॉन्ग टर्म के अंदर फ़ायदा हो। अभी इस समय क्योंकि हम लगातार व्यापार क्षेत्र की भी बात कर रहे हैं, आपके कामयाब होने की भी बात कर रहे हैं, उस कामयाबी के पीछे की कहानी को हम समझ रहे हैं। एक कामयाब इंसान अपने खाली वक्त में क्या करता है? पत्नी की सेवा, बच्चों के साथ खेलना। परिवार और साथ ही काम दोनों में बैलेंस बनाना कितना मुश्किल होता है?
जब आपको एक तरफ ऊंची ऊंची इमारतें बनानी हो और दूसरी तरफ अपनी पत्नी के, अपने घर वालों की छोटी छोटी जो डिमांड्स होती है उन्हें भी पूरा करना हो? देखिए, एक समय के बाद परिवार को आपसे एक्सपेक्टेशन कम होती चली जाती है और वो हमारी खुशियों में ही अपनी खुशियाँ ढूंढनी चालू कर देते हैं और हमारी खुशी हमारा पैशन है। तो मेरा ये मानना है कि अगर परिवार उस तरीके से तैयार नहीं है मेंटली, तो हम कामयाब हो ही नहीं सकते। एक आखिरी सवाल सर, जो खबरें अभी तक के तमाम दर्शक हमें देख रहे हैं उनसे क्या अपील आप करना चाहेंगे? हर चीज़ में हर हालत में पॉजिटिव रहें, अपनी मंजिल तलाशें, उसके पीछे लग जाएं, कामयाबी ज़रूर मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा और उम्मीद भी हम यही करते हैं कि ये जो चर्चा यहाँ पर रही है, जो सार्थक बातचीत हमारे बीच हुई है, इससे बहुत कुछ आपको सीखने को मिला होगा और जाहिर तौर पर बहुत कुछ आपने सीखा भी होगा। अब हमें दें इजाज़त और आप बने रहें खबरें अभी तक के साथ। नमस्कार।